नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। जी हां, देश का दूसरा चंद्र ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण जो कि अभी इस समय कुछ राज्यों में दिखना भी शुरू हो चुका है, इस पर होगी भारत 24 पर अब से कुछ ही देर में बड़ी चर्चा। बताएंगे हर सवाल का जवाब आपको हमारे पैनलिस्ट, हमारे साथ ज्योतिष भी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये जो पूरा विश्व है ये ग्रहों के अधीन है, देवताओं के अधीन है, और जो ग्रहों की चाल होती है उसी से ये प्रकृति का संचालन होता है। आप देखिए कि जिस समय जो ये शरीर है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो हम ये चराचर पूरा विश्व देख रहे हैं यही वो पंच तत्वों से बनता है, और यह जो हमारा शरीर है यह भी पंच तत्वों से बनता है। हम बात करें ग्रहों की, हम बात करें चंद्रमा की, हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य और चंद्रमा ये 9 ग्रह आदि सब हमारे शरीर में विद्यमान हैं, और यही पूरी प्रकृति पर विद्यमान हैं। जो पूरी प्रकृति का जो असर पड़ता है ग्रहणों का, वो पूरी प्रकृति पर पड़ता है, और जो पूरे संसार में जीव रहते हैं उन जीवों पर भी उसका असर बहुत पड़ता है। तो उसमें जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण का हमारे जो शरीर है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे जो हमें बचने के लिए, माने 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे हमारे पंडित जी कह रहे थे कि फसल पर जो है बुरा असर पड़ने वाला है, ठंड वाली जो फसल आएगी उस पर असर पड़ेगा। लेकिन यदि हम ग्रहण आ रहा है उससे डरें नहीं, अपितु ग्रहण के समय में जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उसका हम प्रभाव जानने के बाद में उसका उपचार कर लें तो फिर आप मानिए कि वो बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाता है। मान लो ग्रहण के समय में अभी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा एक मंत्र जाप करते हैं, उसका एक मंत्र का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन ग्रहण में किया हुआ जो जप है, ग्रहण में किया हुआ जो पाठ है, वो करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। यदि संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं, जो भी लोग जानकार हैं, वो यदि ग्रहण के समय में इन मंत्रों का जाप करें तो वो जो नेगेटिवता है वो समाप्त हो जाती है, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रभावशाली हो जाती है, और वो पूरी प्रकृति की रक्षा करती है। हमारे यहाँ जो प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो हम लोग इसीलिए उसकी प्रार्थना करते हैं। और हम देखें विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभो, हम जो बोलते हैं वो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का जो रूप है वो परमात्मा का एक पहला नाम वो विश्व भी है, और वो जो विश्व है वो चंद्रग्रहण आदि से प्रभावित होता है। प्रभावित ना हो उसके लिए हम उसका कुछ उपचार करें तो वो उसके दुष्प्रभाव दूर हो जाती हैं। ठीक है योगेश जी। दीपा जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिन भर जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा था उस पर हमने चर्चा कर ली कि इस दरमियान क्या करना चाहिए। उसके बाद से इस पर भी हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं दीपा जी कि ग्रहण के होते हुए हमें क्या करना है, लेकिन ग्रहण की बात जब ग्रहण खत्म हो जाए तो किस तरीके से अपना शुद्धिकरण किया जाए, जो लोग कामकाजी हैं वो कैसे शुद्धिकरण करें, इसके बारे में भी जरा कुछ बताइए। देखिए, पहले आपका डेली रूटीन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ग्रहण है या कोई भी चीज़ है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं या जो ऑफिस के लोग हैं, आप हैं, हम भी यहाँ काम कर रहे हैं, और इसके चलते जो लोग शाम को लेट घर पहुँचेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि स्नान करना तो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ लोग स्वास्थ्य की तरफ से अगर लाचार है, परेशान है किसी भी दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि अपने शरीर को कष्ट देकर आपको स्नान करना ही करना है। करना चाहिए में और करना ही करना है में दोनों बातों में फ़र्क होता है। तो हमें जब ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए ये ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो ऐसी स्थिति में आप गंगा जल से छींटा अपने शरीर पर थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए और उसके बाद अपने वस्त्र बदल लीजिए, उसका भी बहुत महत्व माना जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि दान, जब आपने स्नान कर लिया, स्नान का एक महत्व है, दान का एक महत्व है। अब ग्रहण के बाद दान की बात करते हैं। तो ग्रहण के बाद जब आप दान करते हैं तो यानी कि उस दान का महत्व क्या है, उस दान कर देने से क्या अभिप्राय है कि ग्रहण के बाद आपने दान दिया तो उसका फल आपको अलग मिलेगा, या आपने एक जनरल दिन में जो एक नॉर्मल डे में आपने दान किया उसका आपको अलग फल मिलेगा? ऐसा नहीं है। दान दान के भाव से किया जाता है।
दान के लिए आपको, जैसे शीलभूषण जी ने भी थोड़े समय पहले बताया था कि दान देने के लिए जब आप दान का भाव रखते हैं तो आप अपने शरीर के कष्ट उसके ऊपर नहीं डाल रहे हैं आप ये, क्योंकि जब कोई भी संकट अगर अपनी पृथ्वी पर है, अपनी धरती पर अगर कोई संकट आया है तो उस संकट से निवृत्ति के लिए हम इस तरह के जप, दान, पूजा पाठ और या फिर हवन यज्ञ करते हैं। कोई भी संकट आया, कोरोना में समय में देखिए कोई संकट आया, बहुत लोगों ने यज्ञ किए और दान जप किए। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने भंडारे लगाए, भोजन किए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा संकट था, प्रकृति पर संकट था। तो जब कोई ग्रहण होता है तो ये भी एक संकट है और इसमें दान का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए अगर ग्रहण के बाद आप दान करते हैं तो विशेषकर राहु का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की युति राहु के साथ है और राहु चंद्रमा को और भी ज्यादा पीड़ित कर रहा है। अगर राहु का दान करें, चंद्रमा को मजबूत करें तो ये ग्रहण उतना कष्टकारी ठीक है। नहीं रहेगा। जैसा कि दीपा जी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब ग्रहण लगता है, वो चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, वैज्ञानिक दृष्टि अलग हो जाती है और ज्योतिषी दृष्टि जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, विज्ञान क्या कहता है और ज्योतिषी क्या कहते हैं, इन दोनों पर ही हम विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ राम श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे दूं, जो कि खगोल वैज्ञानिक है। राम श्रीवास्तव जी, आपकी नजर में चंद्र ग्रहण के क्या मायने हैं और वैज्ञानिक दृष्टि इसके बारे में क्या कहती है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज नहीं बल्कि लगभग 200-300 साल पहले ये ट्रांसमिशन सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो कुछ बातें हैं आस्था के साथ जुड़ी हुई है। आस्था का अपना महत्व है, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू है और इसके कुछ लाभ या हानि होती है वो अपनी जगह है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि एकदम अलग है। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सम्मानीय विद्वानों से और पंडितों से, कृपया अपनी गोदी में एक छोटे से बच्चे को लेकर आप धूप में बैठ जाइए जिस दिन ग्रहण ना हो उस दिन। तो क्या आपकी धूप के कारण जो छाया बच्चे पर पड़ रही है, क्या उसको कोई नुकसान होगा? कदापि नहीं होगा। हकीकत में जो चंद्र ग्रहण है वो है क्या? सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी की छाया को चंद्रमा पर डाल रही हैं। अरे छाया बहुत चाहे चंद्रमा की हो या हमारे सम्माननीय विद्वान पंडितों की हो या ये मकान की हो, छाया छाया होती है। धूप रोक ली छाया ने, उस छाया में क्या कोई किसी तरह की विकृति आएगी? नहीं आएगी। विज्ञान कहता है, जरा इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि अगर हमने आध्यात्म को विज्ञान के साथ नहीं जोड़ा और आधुनिक चीजों को उसमें नहीं जोड़ा तो उनसे अंधविश्वास पनपता है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र सूरज से आने वाली किरणों के कारण एक दबाव पैदा करता है, सूरज की किरणों का, सौर विंड का, और सौर विंड के कारण यह जो चुंबकीय क्षेत्र है धरती का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी इस समय आप दे रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है आखिर, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी राम श्रीवास्तव जी, लेकिन इसी बीच तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं, अमेरिका की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अभी इस समय चंद्र ग्रहण का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। और भारत 24 सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीरें रख रहा है। आप देखिए किस तरीके से अलग ही तरह का बिल्कुल इस समय चंद्रमा जो है वो नजर आ रहा है और इसीलिए कह रहे हैं कि चांद पर ग्रहण लग चुका है और ये है चंद्र ग्रहण। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि जो है वो बिल्कुल अलग है, ज्योतिष दृष्टि जो है वो बिल्कुल अलग है। हमारे साथ स्टूडियो में वैज्ञानिक भी हैं और साथ ही साथ इस बहस में हमारे साथ ज्योतिषी भी है। पंडित शीलभूषण जी के पास मैं जाना चाहूंगी। एक बहस का टॉपिक, एक पॉइंट दे दिया है अभी इस समय मुझे दे दिया गया है और इसी पर मैं राम श्रीवास्तव जी द्वारा इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगी पंडित शीलभूषण जी से। शीलभूषण जी, विज्ञान बिल्कुल भी नहीं मानता है कि ग्रहण का कोई प्रभाव होता है, लेकिन ज्योतिष दृष्टि ये मानती है कि प्रभाव होता है। आखिर ये विरोधाभास की स्थिति क्यों रहती है, जरा समझाइए दर्शकों को। शाजिया, देखिए, ऐसा है, कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा है कि हमारे पास रिसर्च डेटा की कमी एक कारण बन जाती है। आज से महज 70-80 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले तक विज्ञान मानता था कि पौधों में जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। जगदीश चंद्र बसु के प्रयोगों के बाद हमारे वेद कहते रहे, चिल्लाते रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। जलम पीनव औषधिन जिनव ऋग्वेद कहता रहा, कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि नहीं, पौधों में प्राण है,
तो लोगों को समझ में आया कि बोटेनी को जीवन प्राणी विज्ञान जो जंतु विज्ञान से थोड़ा अलग करें, लेकिन प्राणवान मानना चाहिए। वैसे ही आज जब हम बात करें अगर कि रिसर्च की, तो आज चंद्र ग्रहण है, उसके पहले सूर्य ग्रहण था। बहुत पहले नहीं, बहुत कम दिन पहले, इसी सदी की बात है, पिछली सदी में फ्रॉनहोफर ने जब अपना स्पेक्ट्रम दिया, फ्रॉनहोफर लाइंस दिया, तो उसने साफ साफ बताया कि सोलर जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ब्राइट होता है सोलर इक्लिप्स के समय का स्पेक्ट्रम। उससे बहुत सारी ऐसी रेज जो उसमें नहीं आ पाती हैं, आती हैं। और मज़े की बात यह है कि उस समय कोई सोलर फिल्टर होता नहीं था, अभी भी नहीं होता है, जनरल सोलर फिल्टर उपलब्ध नहीं है। तो ज्योतिषियों ने कहा भैया बाहर मत देखना, सूर्य ग्रहण मत देखना, आंखों पर असर पड़ेगा। लेकिन सोलर फिल्टर बेचने की अति वैज्ञानिकता, अति उत्साह जिसको है कि भैया कोई कुछ होता नहीं है, देखो आराम से, और इसके चलते कितने लोग आंख गंवा जाते हैं, वो अलग विषय है। छाया की बात है, बरगद की छाया में कुछ भी नहीं उपजता। अभी माननीय वैज्ञानिक महोदय को शायद ये बात पता भी होगा और वो जानते भी होंगे छाया का पड़ना कितना बुरा होता है और छाया कैसी होनी चाहिए। बात यहाँ चंद्रग्रहण की हो रही है। चंद्रग्रहण में बात करें अगर हम, तो ट्रांजिशन जिस समय स्पेक्ट्रम होता है, इस समय लूनर इक्लिप्स के समय में अभी जो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम बन रहा होगा, जो रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम है उसमें वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड के 1A और B दोनों, और मॉलिक्यूलर H2O के भी वो सारे रेज नहीं आ रहे होंगे इस समय में। इस समय वो बढ़ जाते हैं, इस समय उनकी क्षमता, उनका जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आ जाता है। सवाल ये है कि अभी तक क्या साइंस ने इन वेवलेंथ से ये जो रे आते हैं, सोलर रेज आती हैं या रिफ्लेक्टेड रे या जो ट्रांजिशन रेज है, इनका असर अलग अलग ढंग से डॉक्यूमेंटेड किया है क्या, कि इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि हाथ उठाकर ये बोल देना कि नहीं भैया इसका कोई असर नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि अभी तक इस पर रिसर्च भी नहीं हुआ। और नासा ने भी कहा है कि अभी तक इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ, अभी तक पाया नहीं गया। वो मतलब ये नहीं होता कि पाया होता ही नहीं है, पाया नहीं गया मतलब रिसर्च पूरा नहीं हुआ। तो जब तक रिसर्च पूरा नहीं होता, बिना डेटा के सीधे हमें ये उंगली उठा देना कि भैया बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, छाया से कुछ नहीं होता। आपको नहीं मालूम है, छाया पड़ जाने से अगर लगातार कोई चीज छाया में रहेगी और कुछ दिन तक छाया में रहेगी तो बच्चों को कैल्शियम की कमी आ जाती है। बहुत साधु उसमें धूप में घूमने के लिए बोला जाता है। छाया ऐसी वैसी नहीं होती। और जहां तक बात यहां स्पेक्ट्रम की हो रही है, छाया की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो रेज हमारी आ रही हैं, जो रेज ट्रांजिशन में आ रही हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं ये लूनर इक्लिप्स के अलावे बाकी दिनों में, और वो नहीं आ रही हैं, और ये ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित हमको लगता है हमें उस पर खोजबीन करनी चाहिए। क्योंकि एक सामान्य सी बात है, हम जब बोलते हैं गाय का दूध बहुत अच्छा होता है तो विज्ञान तत्काल चिल्लाता है नहीं बकरी का दूध अच्छा होता है, और फिर लगातार लंबा रिसर्च होता है और तब जाकर के उस रिसर्च के बलबूते पर 20-25 साल लग जाते हैं ये बोलने में कि बकरी के दूध से गाय का दूध अच्छा होता है। जब हम बोलते हैं माँ का दूध पीना चाहिए 6 महीने तक, अन्नप्राशन तभी होता है, और तब विज्ञान बोलता है कि नहीं बाहर का दूध पिलाओ, खास कंपनियों का दूध पिलाओ। लेकिन बाद में विज्ञान आज मुश्किल से 7-8 वर्ष पहले ये मानने को तैयार हुआ है, डायटेटिक्स और डॉक्टर्स मानने को तैयार हुए हैं कि नहीं माँ का दूध 5 से 6 महीने पीने ही चाहिए। जी शीलभूषण जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें गुवाहाटी से सामने आ रही है। आप देखिए किस तरीके से चंद्र ग्रहण का जो असर है वो दिखना शुरू हो चुका है। 5:29 का समय बताया गया था, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए क्या तस्वीर सामने आई है। चंद्र ग्रहण का जो असर है वो दिखना शुरू हो चुका है। एकदम काला काला नजर आ रहा है यहाँ पर सब कुछ।
दुनिया के अलग अलग देशों में और देश के अलग अलग राज्यों में अभी इस समय चंद्र ग्रहण का असर दिखना शुरू हो चुका है और इसी पे भारत 24 पर सबसे बड़ी चर्चा जारी है। आपके हर सवाल का जवाब हमारे पैनलिस्ट आपको जरूर देंगे। 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंद्र ग्रहण दुनिया के अलग अलग देशों में दिखना शुरू हो चुका है। यहां पर भी यानी कि अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है कि पूरा आसमान जो है वो काला हो चुका है और चंद्र ग्रहण लगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ज्योतिष क्या कहते हैं और वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर के भी उनका भी हर तर्क आप तक लाने की भारत 24 अभी इस समय पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे साथ अभी इस समय आप देख पा रहे होंगे स्टूडियो में ज्योतिष मौजूद है। ज्योतिषी दृष्टिकोण क्या कहता है वो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे साथ वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच की ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां साफ देखा जा सकता है चंद्र ग्रहण का असर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिषी दृष्टिकोण भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेरी सहयोगी अमृता नोएडा से मेरे साथ जुड़ चुकी है। अभी इस समय क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं अमृता? बिल्कुल शाजिया, देखिए नोएडा, दिल्ली, एनसीआर ये वो हिस्से हैं देश के इस वक्त जहां पर धुंध है, कोहरा है और प्रदूषण है और इसी की वजह से चांद अभी यहां पर तो हम नहीं देख पा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ईटानगर में इसे देखा जा चुका है, सिडनी में तो ब्लड मून देखा गया है। अलग अलग मान्यताएं हैं, जिस तरह से आप भी अभी जिक्र कर रही थी। वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं और ज्योतिषी के हिसाब से कुछ और मान्यताएं हैं। हालांकि इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन देव दीपावली के दिन ही चंद्र ग्रहण ये इसकी महत्वपूर्ण जो है वो और भी देव दीपावली हो जाती है, इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। ये जरूर कहा जा रहा है ज्योतिषी के जो एंगल है उनसे। बाकी अभी इस वक्त क्योंकि दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में प्रदूषण का कहर ज्यादा है, तो चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा ये कहर है जो दिल्ली एनसीआर वासियों को निगले जा रहा है और इसी की वजह से अभी चंद्र ग्रहण की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। शायद ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अमृता, आप नजर बनाए रखें। इस बीच जैसा कि मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रही हूं कि स्टूडियो में मेरे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं और बाहर से मेरे साथ लगातार इस डिबेट में, इस बहस में चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक। तो तर्क दिया था कुछ देर पहले राम श्रीवास्तव जो कि खगोल वैज्ञानिक हैं, उनकी ओर से कहा गया था कि कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है अकॉर्डिंग टू विज्ञान। लेकिन ज्योतिषाचार्य इस पर क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। दीपा जी हमारे साथ हैं। दीपा जी, आप इस बात से सहमत हैं जो राम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता ग्रहण का? देखिए, बिल्कुल हर किसी का अपना मत होता है, हर किसी का अपना सोचने का और समझने का नज़रिया और तरीका होता है। क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं तो मैं उन्हें ये तो नहीं कहूँगी कि वो अपनी जगह पर गलत हैं, हो सकता है उनकी अपनी सोच है। लेकिन जो ये बात वो कह रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल गलत है। छाया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक छाया है, जो छाया पृथ्वी पर पृथ्वी की वजह से सूर्य की जो छाया है वो चंद्रमा तक नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो ग्रहण बन गया है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम वास्तु की तरफ चलते हैं, अगर आप वास्तु को मानते हैं, क्योंकि अगर आप आध्यात्म की तरफ चलते हैं, आप सनातन की तरफ चलते हैं, अगर आप वेदों की तरफ चलते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि वास्तुशास्त्र है। अगर वास्तुशास्त्र है तो उसमें वेद का बहुत बड़ा रोल है, छाया वेद। कि हमारे वास्तु में भी कहा जाता है कि यदि किसी वृक्ष की छाया आपके घर पर पड़ रही है तो उसे छाया वेद, वृक्ष वेद कहा जाता है। किसी मंदिर की छाया अगर आपके घर पर पड़ रही है तो वो भी अच्छी नहीं होती। किसी हॉस्पिटल की छाया अगर आपके घर पर पड़ रही है तो वो भी अच्छी नहीं होती। यानी छाया का अपना एक महत्व है। अब मान लीजिए साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, वैज्ञानिकों की हम बात करें, तो कुछ समय पहले तक ये लोग गंगा के जल को भी एक नॉर्मल जल कहा करते थे, नॉर्मल पानी कहा करते थे। जब इन्होंने रिसर्च किया और ये पाया कि वाकई उस जल में कभी भी कीड़े नहीं होते हैं, तो उन्होंने ये माना कि हाँ वाकई इस जल में कोई ताकत है। लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से गंगा का जल निर्मल और
अद्भुत कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे यहाँ गंगा जल का एक बहुत विशेष महत्व है आध्यात्म में। वहीं वैज्ञानिक इसको किसी भी दृष्टि से नहीं मानते थे, लेकिन अब मान लिया है। तो वैज्ञानिक कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्म से, माने या ना माने, हमारे सनातन से पीछे हैं, ये उन्हें मानना पड़ेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत पहले बता दिया गया था कि मंगल का रंग लाल है, लेकिन इन्होंने जब तक नासा ने वहाँ पर नहीं भेजा है, जब तक वहाँ पर नहीं चेक किया है, तब इन्होंने ये माना है कि हाँ मंगल का रंग लाल है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले ही लिख दिया गया था कि मंगल का रंग लाल है। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमसे एक कदम पीछे हैं, इस चीज को इन्हें मानना चाहिए, बजाय कि मतांतर करने के समझना चाहिए कि वेदों का भी अपना एक महत्व है। उनका अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा जो वेद आज से कितने लाखों वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, उनका भी जो मत है वो आज आपके वैज्ञानिक प्रूव कर रहे हैं। ठीक है दीपा जी, राम श्रीवास्तव जी के पास मैं जाना चाहूंगी। राम श्रीवास्तव जी, ज्योतिष भी तो एक तरह का विज्ञान ही है, क्या आप इस बात से सहमत है जो तर्क दिए जा रहे हैं? आजा जी, जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं कुछ बड़ी चूक कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। अब चंद्रमा पर पड़ रही है, आप पर तो नहीं पड़ रही, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रहा सवाल ये कि राहु केतु का कोई अस्तित्व अगर है तो वो एक नोडल पॉइंट्स हैं, काल्पनिक बिंदु हैं। वो वस्तु स्थिति में उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मंगल का है, बृहस्पति का है, शनि का है, शनि के 83 चंद्रमाओं का है, मंगल का है। तो ये देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह अलग है, एस्ट्रोनॉमी अपनी जगह अलग है, और आपके ज्योतिष शास्त्र के जो आपके निष्कर्ष हैं वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। रहा सवाल एस्ट्रोनॉमी के जो भी डिटेल्स हैं, खगोल शास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं, जो प्रूफ हैं, जो कि प्रैक्टिकली सिद्ध हुए हैं, वो चीजें बिल्कुल अलग हैं। अभी हमारे मित्र ने बताया था फ्राउनहोफर लाइंस का। अरे स्पेक्ट्रम तो भाई जब तक आप प्रिज्म में से प्रकाश को नहीं निकालेंगे तब तक थोड़ी निकलेगा। सूर्य की जो सफेद रंग की विद्या और किरणें आ रही हैं, इसके अलावा भी रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, एक्सरेज आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव आती हैं। तो सूर्य की तरफ तो वैसे भी खुली आंख से देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो सौर जब ग्रहण लगता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है, उस समय कुतूहल बस लोग अगर देखते हैं तो उनकी आंखें खराब होना स्वाभाविक है। और वैसी स्वाभाविक है जैसा कि आप इस समय जब ग्रहण नहीं है और सूर्य को देख लेंगे तो आपकी आंखें जो है अंधी हो जाएंगी। रहा सवाल चंद्र ग्रहण का, जब एक लकीर में तीनों आ जाते हैं घूमते घूमते घूमते, तो सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर इतना पता लगा है कि चंद्रमा के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर पंखा चलाकर किसी महिला को बिठा दिया जाए जिसके लंबे बाल हैं, ऐसे बाल उड़ते हुए चले जाते हैं, ऐसे ही जो हमारी धरती के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सूरज की धपन के कारण, उसके प्रेशर के कारण, सोलर विंड के कारण वो सीधा चंद्रमा पर जाता है। और इस सोलर विंड में सामान्यतया जब ग्रहण नहीं होता तब भी जाती हैं किरणें सूर्य की। उन किरणों में जो होता है इलेक्ट्रॉन वगैरह सब तरह के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ग्रहण के समय चंद्रमा पर क्या होता है कि उसके अंधेरे वाले हिस्से में और उजेले वाले हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन सोलर विंड से वहां गए थे, उनके पोटेंशियल में, विभव में थोड़ा अंतर रह जाता है। और जिस तरह हम मच्छरदानी को रगड़ते हैं और हाथ लगाते हैं तो उसमें चिंगारी फूटती है, ऐसे चंद्रमा की जो मिट्टी है, धरती है, उस पर जो है मून ग्लो होने लगता है, चिंगारियां फूटने लगती हैं। तो ये एस्ट्रोनॉजर्स जाएंगे वहां पर विज्ञान के लिहाज से अभी इस समय आप बहुत ही रोचक और दिलचस्प तर्क देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं योगेश दत्त जी के पास जाना चाहूंगी, और उससे पहले ये दो तस्वीरें सामने आ गई है। दो तस्वीरें देखिए, वाराणसी और गुवाहाटी की दो तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहर की तस्वीर अभी इस समय आप देख रहे हैं। लोगों की छत पर क्या नजारा है, क्या तस्वीर है, वो आप देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का असर अलग अलग जगहों पर, देश के भीतर अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। और इससे पहले जब हमने शो की शुरुआत की थी उस समय तो दुनिया के अलग अलग देशों की तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी, वहां पर उस समय असर दिखना शुरू हुआ था। अभी इस समय यह अलग अलग शहरों की तस्वीर। इस बीच एक बार फिर से मैं योगेश दत्त का रुख करूंगी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। योगेश जी, अभी आप कुछ देर पहले सुन रहे थे वैज्ञानिक जी को, लेकिन मैं आपसे समझना
चाहूंगी कि कहा जाता है कि ग्रहण के दरमियान खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, या फिर बहुत सी ऐसी बातें, कई बार यह भी कहा जाता है कि निकलना नहीं चाहिए बाहर, आंखें उठाकर देखना नहीं चाहिए। अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें सामने आ रही थी अलग अलग शहरों से, जहां पर लोग अपनी छतों पर चढ़ करके देख रहे थे। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग खा पी भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता नहीं है। आप इसको कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल, आप देखिए शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है। उस विराट रूप में जब भगवान एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक होते हैं, और जब इस सृष्टि का सृजन करते हैं तो उस समय आध्यात्मिक रूप से और वेद के हिसाब से सनातन धर्म को हम जब देखते हैं तो उसमें साफ लिखा है चंद्रमा मनसो अजायत। चंद्रमा जो है भगवान विराट रूप के मन से उत्पन्न हुआ है, और सूर्य और चंद्रमा भगवान विराट रूप के दाहिना नेत्र सूर्य है, वाम नेत्र चंद्रमा है। तो उसका असर पूरा प्रकृति पर पड़ता है। ये पूरा जो विश्व है ये उस परमात्मा से बना हुआ है। अभी आप देखिए जो हमारे लाखों वर्ष पहले, आप अगर आयु की बात करें कलयुग की आयु की, तो वो 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। और अष्टाविंशतितमे कलयुगे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ये वाला जो कलयुग चल रहा है वो 28वां कलयुग चल रहा है। इससे पहले 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं, और ये जो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष में पहला चरण 1,08,000 वर्ष का होता है, जिसमें से मात्र अभी 5100 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो हमारे लाखों वर्षों से सारी व्यवस्थाएं वेदों के अनुसार, आध्यात्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार बताई गई हैं। अभी मेरी बहन दीपा शर्मा जी जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बता रही थी कि गंगा जी के जल को भी, मान लो वैज्ञानिक अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी अनादि सनातन संस्कृति भी अलग है, और वो आध्यात्म को लेकर के बहुत अपना महत्वपूर्ण जानकारी अभी इस समय योगेश जी हमें दे रहे थे। बात चांद की हो रही है, बात सूरज की हो रही है, लेकिन इनकी किरणें तो हमेशा ही सबके ऊपर पड़ती हैं। फिर ग्रहण के दरमियान ऐसा क्या हो जाता है कि अशुभ हो जाता है? नहीं, बात ग्रहों, ये अशुभता और शुभता जो है वो ऐसा है कि अंतर पड़ता है, जिसको हम बोलें कि किस कंपोजिशन क्या है। और कंपोजिशन ये है कि जब सोलर इक्लिप्स होता है, जिस समय बात अभी चल रही थी, बतलाया माननीय वैज्ञानिक महोदय ने कि जो इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है तो लगभग अब तो 30,000 से ऊपर, जब देखा था फ्रॉनहोफर ने तो 600 ऐसे ब्लैक लाइंस देखे थे, काले धब्बे लाइन देखे थे, और वो किरणें पहुंच नहीं पाती। इसका सीधा सा अर्थ ये माना गया था, आज भी यही माना जाता है। अब काफ़ी अधिक हैं, वो 30,000 से ऊपर हैं, और उतनी किरणें आ नहीं पाती इक्लिप्स नहीं होता है तो। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो वही ब्राइट किरणें हो जाती हैं, जिस समय वो एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो उसके पहले का स्पेक्ट्रम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्णक्रम कहा जाता है। लेकिन उसकी बात नहीं, बात यह है कि वो जो एक्स्ट्रा आती हैं वो एक्स्ट्रा आती हैं, और ये विज्ञान ने प्रूव किया हुआ है, और इसी पर पूरा चल रहा होता है, अभी भी चल रहा होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा आती हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये माना नहीं जा सकता। वो इंफ्रारेड में भी हैं, अल्ट्रासोनिक में भी हैं, सब जगह, अल्ट्रावायलेट में भी हैं, वो हर जगह वो धब्बे जो हैं ब्लैक हैं और ब्राइट हो जाती हैं। उसी प्रकार लूनर इक्लिप्स जब होता है तो बहुत सारी, यानी जिस समय अब ऐसे ही जिसमें इक्लिप्स नहीं लगा हो, हमने बाहर रख दिया, स्पेक्ट्रम तैयार किया। स्पेक्ट्रम एक साइंटिफिक तरीका है, मेजरमेंट है, कौन कौन सी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं उसको जानने के लिए। और अब क्या है कि वो स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ में, कुछ खास वेवलेंथ में, जो रेड की तरफ, अल्ट्रा रेड जिसको बोलेंगे, इंफ्रारेड की ओर, सॉरी इंफ्रारेड की ओर कुछ ऐसे वेव्स हैं जो खासकर ऑक्सीजन ए और बी का, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, वैसे ही CO2 मॉलिक्यूलर का, वैसे ही O2 मॉलिक्यूलर का, वैसे ही H2O मॉलिक्यूलर का, CO2, बाकी इनके जो मॉलिक्यूलर जो रेडिएशंस हैं वो ट्रांसमिशन में ज़्यादा आते हैं। सवाल ये है कि अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके पास, यानी विज्ञान के पास कोई डेटा है क्या, इन्होंने देखा है कि इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे छाया, उन्होंने कहा राहु केतु छाया और कुछ है नहीं, तो एक सबसे बड़ी बात विज्ञान की ही चुनौती है कि जब किसी भी एक्सट्रिंसिक ट्रांजिस्टर बनाने की बात चलती होती है तो क्वाड्रोवैलेंसी वाली, यानी जैसे बोले कार्बन, जर्मेनियम, इसका, उसमें से 5 वैलेंसी वाली कोई भी डाल दी जाती है और बन जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो जाता है।
जिसके सामने छाया बन जाती है। छाया विज्ञान की भाषा में होल बोलते हैं उसको। वो होल पॉजिटिव पार्टिकल की तरह चलने लगती है और उसी के बल पर आज ट्रांजिस्टर या टेलीकम्युनिकेशन जिसको आप हम और सब सुन रहे हैं उस पर ही तैयार है। यानी इलेक्ट्रॉन के सामने कुछ भी नहीं है तो और वो होल आपकी पॉजिटिव पूरी बात का सार यही है कि ये विज्ञान को चुनौती है। राम श्रीवास्तव जी, आप इस तर्क से कितने सहमत हैं? मैं कतई सहमत नहीं हूं। मेरा यहाँ निवेदन ये है कि आज की हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि विज्ञान का अधकचरा ज्ञान लेकर लोग अंधविश्वास को फैला रहे हैं। यहाँ जो फ्रोनोफर लाइन की बात कही गई है, वो जो चमकदार हो जाती हैं, सही बात है, लेकिन ये वो कौन सी किरणें हैं? वो तो हमेशा आती रहती हैं, लेकिन वो काली क्यों दिखती हैं साधारण उसमें? इसको समझने के लिए आपको विज्ञान की किताबों में प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। और रहा सवाल ये हाइड्रोजन और सोडियम और ये सब होल और ये सब इतना पुराना ज्ञान है जो स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मेरा निवेदन ये है कि आप वेद पुराण को अपनी जगह रहने दीजिए, विज्ञान को अपनी जगह रहने दीजिए। विज्ञान के अधकचरे ज्ञान को लेकर आप अंधविश्वास को मत फैलाइए। ये बात अपनी जगह पूरी तरह सही है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है और मनुष्य पर, यहाँ पर धरती पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो छाया जो है धरती की छाया है, आपकी छाया, आपके पेड़ पौधों की छाया है। उस छाया का चंद्रमा पर जा रहे हैं और आप पृथ्वी पर सोच रहे हैं कि हमको यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे देश लड़ पड़ेंगे और बहुत बड़े कोई नेता मर जाएंगे। अरे ये सब बातें क्या है? इनको बकवास के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ज्योतिष, जो कि किसी जमाने का एक विज्ञान था और अभी भी उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया वो आर्यभट्टिका जो संस्कृत में थी, जो गायब हो गई थी और अभी 8 साल पहले वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मिली, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, तब ये पता लगा कि वैदिक गणित के कारण उन्होंने, जो आर्यभट्ट और दूसरे वैज्ञानिकों ने उस समय खोज की थी कि बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर कितने दिन में घूमता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी ग्रहों का जो परिधि काल था कंप्यूटर के 8वें स्थान तक सही मिल रहा है आज की तारीख में। तो वैदिक गणित की बात कीजिएगा, उसको समझिए, पुराने ज्ञान को, उसमें वैज्ञानिक तत्वों को सोचिए और आज के ज्ञान से अपग्रेड करके उसको देखिएगा। जनता में अंधविश्वास मत फैलाइए। ये वैज्ञानिक तर्क है राम श्रीवास्तव जी, ये वैज्ञानिक तर्क है। एक बार मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें एलिब्रेट कर दूं। ये 3 तस्वीरें अलग अलग शहरों की सामने आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आधा चांद जो है वो धरती की परछाई से ढक चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये गुवाहाटी की तस्वीर है, वाराणसी की तस्वीर है, गंगा सागर की तस्वीर है और इसी तरह की तस्वीरें अभी इस समय दुनिया के अलग अलग देशों से भी आ रही हैं। और फिलहाल देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर तो हमने आपके सामने रख ही दी है। आप एक बार फिर से देखिए, गुवाहाटी की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, गंगा सागर की तस्वीर, आधा चांद अभी इस समय धरती की परछाई से ढका हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दीपा शर्मा जी के पास ले चल रही हूं। दीपा जी, ग्रहण की दरमियान कहा जाता है कि आप हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, आप तप और जप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, ये कहा जाता है। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब है? कारण क्या है इसके पीछे का? कि इसके पीछे काफ़ी पौराणिक कथा है, उस कथा पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि राहु और केतु कैसे बने, अब अगर हम कुछ भी कहेंगे तो हमारे जो माननीय यहाँ वैज्ञानिक साहब हैं वो ये कह देते हैं कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हो। लेकिन बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाया जा रहा है, जहाँ की संस्कृति पूरा विश्व मानने के लिए तैयार हो गया है, जहाँ के स्कूलों में संस्कृत के श्लोक सिखाए जा रहे हैं। मुझे एक वीडियो मेरे पास आई थी सोशल मीडिया से, मुझे वो देश का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो कोई बाहर की कंट्री थी और किसी अच्छी कंट्री की वो वीडियो थी और वहाँ पर बच्चों को संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करवाया जा रहा था। जो प्रे टाइम होता है, सुबह का प्रेयर का टाइम होता है स्कूल में, उसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर वहाँ संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करवाया जा रहा था। ऐसे समय में जब भारत पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को विश्व गुरु बनाने पर पूरे उसके आगे आ चुका है और अपने आप को ये स्थापित करना चाह रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन ही विदेशों में हमारी पहचान बना रहा है और वहाँ पर हमारे ही देश के वैज्ञानिक जब ये कहते हैं कि हम लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं,
सर, हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, हम अपने देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा सनातन प्राचीन था, प्राचीन है और प्राचीन रहेगा। विज्ञान उससे एक कदम पीछे था, है और रहेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। भले ही आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन जब आपका भी जन्म हुआ होगा तो आपके भी संस्कार किए गए होंगे, यानी कि आपका अन्नप्राशन किया गया होगा, आपके घर में जो भी होता है आपका मुंडन संस्कार किया होगा। अगर आप आज वैज्ञानिक हैं, क्यों नहीं आपके माता पिता ने आपका संस्कार को कहा कि नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं और ये भ्रम फैलाने की बातें हैं? नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें। रही बात आपके सवाल पर, अब मैं आती हूँ, जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि क्यों भगवान जी को हम छू नहीं सकते हैं। जिस समय पर राहु और केतु की रचना हुई, ये तब की बात है जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान ने जब ये अमृत वितरण किया तो राहु यानी जो राक्षस था, राक्षसों का संहार करने के लिए किया गया था, देवताओं को शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए किया गया था। और उस समय पर राहु और केतु की रचना हुई जब उन्होंने वो पिया, तो भगवान उस समय संकट में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा जब उनको जाकर बताते हैं, और इसीलिए यही कारण है कि सूर्य चंद्रमा पर ही ग्रहण लगता है। तो बहुत सूर्य कम समय दीपा जी मेरे पास बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा है। जल्दी जल्दी मैं एक एक रिएक्शन सभी गेस्ट से, सभी मेहमानों से लेना चाह रही हूँ। योगेश दत्त जी के पास जाऊंगी। एक सवाल है मेरा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को लेकर के ही चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, मंथन का लंबा दौर चलता है और वैज्ञानिक और जो ज्योतिष है इस पर बहस भी करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, सवाल ये है योगेश जी। जी बिल्कुल, सूर्य जो बहन कह रही थी कि समुद्र मंथन जिस समय हो रहा था उस समय जो है, जो अमृत बांटा जा रहा था, तो राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के अमृत पी लेते हैं, जो कि राहु का माने तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक है ना। और जो देव हैं अपने सूर्य और चंद्रमा, वो देवता माने सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो उस समय भगवान नारायण ने स्वयं उसका सिर अधड़ से अलग कर दिया था, एक हिस्सा राहु हो गया था, एक केतु हो गया था। तो उनको वहाँ पे वरदान मिला है कि जो इन्होंने तुम्हारे बारे में बतलाया है, जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बने हैं, और ये ग्रहण उन्हीं ग्रहों को ग्रसित करेगा। इसलिए वो जो ग्रहण पड़ता है वो सूर्य और चंद्रमा पर ही पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों में पहले से ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, मैं पंडित शील भूषण जी के पास जल्दी से जाना चाहूंगी। शील भूषण जी, तमाम मंदिरों के पट जो हैं ग्रहण के दरमियान बंद हो जाते हैं। सवाल है मेरा, उज्जैन के महाकाल मंदिर के कपाट बंद नहीं होते ग्रहण के दरमियान, ऐसा क्यों? देखिए, सवाल ऐसा है कि मूर्ति पूजा निषिद्ध है। मध्य होमम सुरार्चनम, मध्य काल में जब ग्रहण चल रहा होता है तो होम और सुरार्चन होता है, लेकिन मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता। किंतु महाकाल महाश्मशान में उपस्थित है, और महाश्मशान में यानी श्मशान घाट में सूतक का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ सबको सूतक लग जाता है। तो वहाँ पर मंदिर जाना नहीं जाना, भगवान के पास जाना नहीं जाना कोई मतलब नहीं रहता। और महाकाल जो है स्वयं साक्षी हैं, स्वयं इसके कारक माने जाते हैं। इसलिए वहाँ का दरबार यानी उज्जैनी का दरबार कभी बंद नहीं होता, वहाँ कपाट बंद नहीं होते, और भगवान की पूजा अर्चना इस ग्रहण काल में भी चलती रहती है, वहाँ मंदिर बंद नहीं होते। बाकी जगह पर देव पूजा, देवदर्शन, देव स्पर्श, प्रतिमा का स्पर्श निषिद्ध होता है। प्रतिमा का स्पर्श निषिद्ध होने के कारण गर्भगृह बंद किया जाता है, ताकि गलती से कोई प्रतिमा को स्पर्श ना कर ले, और सिर्फ इस सावधानी के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं। बाकी होम हवन और सुरार्चन पूजा ये दोनों ही चलती रहती, दोनों साथ चल सकती है। ठीक है, तो देश भर के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर चंद्र ग्रहण का खासा असर देखने को मिल रहा है। और देश के अलग अलग राज्य नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी। इस पर एक लंबी बहस हुई, चर्चा हुई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि जो जरूरी जानकारी थी वो भी हमने विज्ञान के लिहाज से भी और ज्योतिष के लिहाज से भी यानी कि धर्म के लिहाज से भी आप तक पहुंचाई। इस बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी खबर भारत 24 पर लगातार जारी रहेगी।